भाजपा का जमाना, जनता करे शोर, शोर नहीं शोर। तो अब जब उन्हें हम अपनी चीजें करते हो, पहले तो कैमरा लेके पीछे घूमते नहीं थे। अगर आप मंदिर जाते हैं या कोई काम करते हैं तो फिर कहते हैं सॉफ्ट हिंदू। तो ये अरे हम लोग विश्वनाथ मंदिर तब भी लोग जाते थे पहले में, और अब में तस्वीर भी तो बिल्कुल बदल चुकी है ना। ठीक है, समय समय पे कुछ चीजें बदलती हैं, ऐसा नहीं है। तो बदलाव अगर आप चाहिए ना, आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, जिसमें हम लोग मार्केटिंग नहीं करते। मन हुआ 2000 के नोट चालू, कल मेरा मन होगा 2000 के नोट बंद। अखिलेश यादव देश के नेता हैं और विकास पुरुष हैं, हम उनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने राजनीतिक कहावत जरूर सुनी होगी, बहुत पुरानी है। रायसीना हिल्स का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। जी हाँ, साउथ ब्लॉक में जिन 14 पुरुषों और एक महिला ने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, उनमें से देखिए 8 उत्तर प्रदेश से आते हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी को मिलाकर संख्या 9 हो जाती है। जी हाँ, मोदी जी चाहते हैं तो देखिए गुजरात से संसद की चौखट पार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव अपना कहीं और से नहीं बल्कि वाराणसी से लड़ा। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का जितना सांकेतिक महत्व है उतना शायद ही किसी और राज्य का बिल्कुल नहीं है। त्रिवेणी से लेकर शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी, राम की नगरी अयोध्या, मोक्षदायिनी गंगा, सब कुछ उत्तर प्रदेश में है। आबादी के मामले में यूपी की संख्या इतनी है कि मुल्क की आबादी का 7वां हिस्सा यहीं बसता है। देखा जाए तो यूपी किसी भी मामले में किसी से बिल्कुल कम नहीं है, और तभी तो आज यूपी की कमान किसी और के हाथ में नहीं बल्कि भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। यूपी की धरती पर कई नारों ने जन्म लिया। कहते हैं कि 90 के दशक में एक नारा गूंजा, रोटी कपड़ा और मकान। 21वीं सदी में यही नारा बिजली सड़क पानी में बदल गया। फिर नारा दिया गया शिक्षा विज्ञान विकास। जब मायावती सत्ता में आई, यूपी की सत्ता में जब आई, तब ये नारा दिया गया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और जब भैया जी सत्ता में आए तो नारा गूंजा अखिलेश का जलवा कायम है, उसका बाप मुलायम है। और जब देखिए योगी आदित्यनाथ आए तो यही नारा गूंजा, आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी। अब एक बार फिर यूपी को देखा जा रहा है क्योंकि 2024 लोकसभा की पटकथा यूपी की 80 सीटें लिखेंगी। और ऐसे में इन 80 सीटों का महारथी कौन बनेगा, भैया जी या फिर भगवाधारी योगी? इसको लेकर सपा नेता और उम्दा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया धर्म ज्ञान पर क्या भविष्यवाणी करके गए हैं, देखिए धर्म ज्ञान के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। तो अनुराग भदौरिया इन द स्टूडियो, यानी कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ अब मेरी सहयोगी कविता राणा हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं। सवालों पर कविता आए उससे पहले अनुराग जी, बस मैं एक चीज से शुरुआत करना चाहूंगी। कविता, मैंने सुना है मैंने आपको बोलते हुए तो देखा सुना है, मैंने सुना आप गाते बहुत अच्छा है। भाजपा के लिए कुछ गा दीजिए, कुछ लिखा हो कभी? अरे भाजपा के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ गाता ही रहता हूँ। एक गाना था मनवा, सावन का महीना, अगर आपने सुना हो, पवन करे शोर। तो एक है भाजपा का जमाना, जनता करे शोर, शोर नहीं शोर, महंगाई बेकारी फैली चारों ओर। भाजपा का जमाना, जनता करे शोर, महंगाई बेकारी फैली चारों ओर। राम गजब ढाए भाजपा के भैया, देखो कहाँ रे देश की डूबी रे नैया। जुमलों से भी अब चले ना कोई जोर, महंगाई बेकारी फैली चारों ओर। भाजपा का जमाना, जनता करे शोर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने तंज कसा है। कविता, आपके सामने। भदौरिया जी, मैंने आपको न्यूज रूम से देखा, जिस तरह से आपने हमारे जितने भी पत्रकार है, सीनियर से लेकर सबका तीखे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अब बात हो रही है धर्म को लेकर। जानना चाहती हूँ कि मोदी की देखा देखी अब अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ते दिख रहे हैं।
देखिए, मैंने आपको पहले बोला, फिर कह रहा हूं, देश के अंदर में विभिन्न जाति के, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न भाषाओं के, वेशभूषाओं पहनने वाले लोग रहते हैं। जी। तो विभिन्न धर्मों के लोग हैं। अब चूंकि बात धर्म की हो रही है, तो मैंने इसीलिए बताया कि धर्म हमारा आस्था का विषय है, क्योंकि जो लोग जिस धर्म से हैं उसी को मानते हैं। जाहिर सी बात है कि मैंने पहले ही बोला कि अखिलेश जी या हम लोग, या खासकर अखिलेश जी, तो नवरात्र का उपवास हमेशा से रख रहे हैं, 30 साल से रख रहे हैं, लेकिन इस बात को तो कभी बोला नहीं गया, क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं, उपवास रखते हैं, बताते थोड़ी किसी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को आस्था की जगह राजनीतिक ज्यादा बातें, माने धर्म के राजनीतिक में ले आते हैं धर्म को। धर्म राजनीतिक विषय नहीं हमारा, धर्म हमारा आस्था का विषय है। तो अब जब उन्हें हम अपनी चीजें करते हो, पहले तो कैमरा लेके पीछे घूमते नहीं थे। अगर अब मंदिर जाते हैं या कोई काम करते हैं तो फिर कहते हैं सॉफ्ट हिंदू, तो ये, अरे हम लोग तो जो जिस धर्म का है उस धर्म को मानेगा ही भाई। जो बौद्ध है बौद्ध को मानता है, जो ईसाई है वो अपने क्रिश्चियंस है वो अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं, मुस्लिम भाई अपने धर्म को मानते हैं, हमारे सिख भाई अपने धर्मों को मानते हैं, और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं हम लोग। अगर भाई सिख कोई है तो हम उनके गुरुद्वारे में भी जाके उनका सम्मान करते हैं। अगर उनका कोई फेस्टिवल है तो उनके यहाँ जाते हैं। जैसे हमारे मुस्लिम भाई वो हमारे दिवाली में आते हैं, हमारी गुजिया खाते हैं, और हम अगर ईद होती है तो हम उनके यहाँ सेवई खाने जाते हैं। यही आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर राजनीति करती है, धर्म को लेकर राजनीति करती है, बिल्कुल। लेकिन अगर पीएम मोदी की यही मंदिर नीति विश्व पटल पर भारत को उसकी असल पहचान अगर पुनः दिला रहे तो उसमें गलत क्या? आप देख लीजिए ना, मंदिरों का जीर्णोद्धार, आप महाकाल चले जाइए, विश्वनाथ धाम देख लीजिए, जितने तरह कॉरिडोर बन रहे हैं दुनिया भर में, सऊदी अरब में, दुबई में मंदिरों का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, सनातन संस्कृति, भारत की एक असल पहचान दिख रही है। क्या वो सारी चीजों के पीछे क्या नहीं मोदी सरकार को उसका श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए? हम लोग विश्वनाथ मंदिर तब भी लोग जाते थे पहले में, और अब में तस्वीर भी तो बिल्कुल बदल चुकी है। ठीक है, समय समय पे कुछ चीजें बदलती हैं, ऐसा नहीं है। तो बदलाव अगर आप आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ ना, जिसपे हम लोग मार्केटिंग नहीं करते ना। अयोध्या में राम की पौड़ी किसने बनवाई? अयोध्या में 5 कोसी यात्रा किसने बनवाई? चेंजिंग रूम किसने बनवाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो समाजवादी की थी, समाजवादी नहीं तो वहां पे अयोध्या में चेंजिंग रूम बनवाए थे। समाजवादी नहीं तो 5 कोसी यात्रा में जो पेड़ लगवाए थे, सारा पथ बनवाया था हमने। मथुरा में देखो कितना काम कराया हमने। हम इस चीज को बताने की जरूरत नहीं होती है। बताने की जरूरत पता है क्या होती है? कि आपने समाज के अंदर में जो युवाओं के साथ वादा किया था, क्या रोजगार आपने पैदा किया? वो ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आपने क्या स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनवाई? क्या आपने जो हमारी महंगाई है कम की? क्या आपने किसानों की इनकम दुगनी की? इससे हमारा आपका, देखो आपका भी ध्यान भटका हुआ है। सवाल भी आपका कहां से शुरू हो रहा है? सवाल आपका किसान से शुरू नहीं हो रहा है, सवाल आपका महंगाई से शुरू नहीं हुआ, सवाल आपका बेरोजगारी से शुरू नहीं हुआ, सवाल आपका और किसी सामाजिक मुद्दों से शुरू नहीं हुआ, अर्थव्यवस्था से शुरू नहीं हुआ। कहां से आपने सवाल शुरू किया? कि जो हमारा आस्था का विषय, क्योंकि बीजेपी चाहती है इसी पे हम सब घूमते रहें, इर्द गिर्द इसी के बातें करते रहें, और जो मेन मुद्दे उन पे चर्चा ना हो, ये वो चाहती है। और हम उन सभी लोग, हमारे पत्रकार बंधु से लेकर सभी लोग उस चीज में उलझ जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है, नम्रता यह एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि गाय पर चर्चा होनी चाहिए? हमारी सनातन संस्कृति में गाय की जो अहमियत है, 33 कोटि देवता उसमें वास करते हैं, हम सनातनियों के लिए माँ के समान पूजा जाता है। और अखिलेश यादव, पूरा समाज पार्टी का जो पूरा कुनबा है यदुवंशी, गाय की रक्षा तो आप लोगों की एक परंपरा रही है, इसको लेकर आखिर क्यों अखिलेश यादव जी ने यूपी में कुछ किया क्यों नहीं? कानून क्यों नहीं लेके आए गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध? कानून तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि गोवा में क्या कानून है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूपी में तो योगी जी आए ना। मैं वही तो पूछना चाहता हूँ ना, क्या कानून है भाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो गोवा में भी है। भारतीय जनता नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए, भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव फिर आप उसी पे घूम फिर के देखो, आप फिर भी मुद्दों पे नहीं आ रहे हो। देखो आपका क्या दिक्कत क्या है, आप लोगों के साथ भी एक समस्या हो गई है कि आपको भी महंगाई पे बात ही नहीं करनी है। माँ वो तो बोल ही नहीं रहे, माँ आप ही महंगाई का माँ बोलने से डर रहे हैं, आप भी टमाटर का टा बोलने से डर रहे हैं कि चलो इस पे सवाल पूछा जाए कि टमाटर 150 रुपया क्यों। भाई देखो असली मुद्दा जो हम सुबह उठ के शाम को जो हमें जरूरत के मुद्दे हैं उस पर चर्चा, मैं तो यही आपसे कह रहा हूं, इस पे चर्चा क्यों नहीं? आपने 5 मिनट हो गए, 7 मिनट मुझसे सवाल करते, लेकिन आम गरीब आदमी की अभी तक आपने चर्चा नहीं की। क्यों? गरीब आदमी अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा?
गरीब आदमी सुबह उठ के उसको कैसे उस हाथ पकड़ के स्कूल में ले जाएगा, तो किस स्कूल में भर्ती कराएगा? क्या स्कूल की फीस कम हो गई? क्या उसके पिताजी रोजगार पा गए जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल पढ़ाना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि भाई इन लोगों के सबके जो ये बातें करते हैं, जो इस तरह की राजनीति करते हैं, कहाँ है उनके बच्चे? देखिए वहीं गरीब बच्चा गाय का भी तो दूध पिएगा ना, ये भी तो दूध सोचिए। पी रहा है गाय का दूध, वो कहाँ चलिए मुद्दे पे आ गाय तो हम जाते लोग हैं। चरा चरा के बड़े हुए अगर हैं। जो गाय के जो हम लोग तो गाय चरा चरा के यहाँ तक पहुंचे, गाय को बड़ा करके। वो सवाल हमसे पूछते जो सवाल उनसे हमें पूछना चाहिए। दिक्कत इस बात की है। मुद्दे की बात करते हैं सर। आप मुद्दा बहुत देर से पूछ रहे हैं। देखिए, समान नागरिक कानून की बात हो रही है, यूसीसी जिसे हम कह रहे हैं, ये तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। इस पर मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तमाम राजनीतिक दल हैं जो कुछ समर्थन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सपा का क्या स्टैंड है? देखिए, मैंने पहले बोला भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि एक बॉल होती है ना, यूसीसी की बॉल एक उछालती, कहाँ है? हवा में है, घूम रही है। अब सब देख रहे हैं यूसीसी यूसीसी यूसीसी। अरे भाई, बॉल आपने उछाल दी है, तो आप यूसीसी क्या है ये तो बताओ जनता को। क्या करना चाहते हो आप यूसीसी में? मैं पूछता हूं बीजेपी से सीधी सी बात, आप यूसीसी में, अब उन्होंने डिबेट में भी आना बंद कर दिया। हमसे तो आप सवाल पूछेंगे और आप लोग पूछेंगे मुझसे, आप उनसे नहीं पूछेंगे यूसीसी में आपने क्या ड्राफ्ट तैयार किया है, क्या आपने यूसीसी में आपने सिख समुदाय से बात कर ली है क्या? क्योंकि अनेकता में एकता वाला देश है ये, विभिन्न भाषाओं का, धर्मों का देश है ये। हमारे हिंदू में भी आदिवासी हैं, दलित हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं। क्या आपने दलित समाज से बात कर ली? क्या आपने आदिवासी समाज से बात कर ली? क्या आपने सिख समाज से बात कर ली? क्या आपने बौद्ध समाज से बात कर ली? क्या पारसी समाज से समाज से बात कर ली? जैन समाज से बात कर ली? हिंदू समाज से बात कर ली? मुस्लिम समाज से बात कर ली? बात करके क्या आपने उनकी कमेटी बनाई, उसमें कोई ड्राफ्ट बनाया? नहीं बनाया। अगर आप यूसीसी लाना चाहते हो तो पहले बताइए सबको समान कानून होना चाहिए। हाँ। यही तो आप कहना चाहती ना, देश में समान कानून हो। ठीक है, तो समान कानून आप कैसे करेंगे? आपने गोवा में आपकी सरकार है, वहां तो आपने 30 साल के ऊपर अगर कोई लड़की हो गई, उसने बच्चे को, अगर उसने बेटे को जन्म नहीं दिया है, हिंदू है, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ये है कि नहीं बताइए? तो आप क्यों है वहां पे ऐसा? तो वहां यूसीसी लागू नहीं होगा क्या? वहां पे आपने क्या ड्राफ्ट तैयार किया? आपने 371A के बारे में क्या सोचा है कि भाई जब मणिपुर है, मेघालय है, कुछ ऐसे विशेष दर्जा वाले हमारे यहाँ कई प्रदेश हैं जहां पे आप जमीन नहीं खरीद सकते, तो क्या आपने 371A का हटाने का आपने प्रावधान बनाया है? बताइए आप उसमें। क्या आपने रिजर्वेशन, जब आप समान नागरिक, हम सब समान हो जाएंगे, तो क्या रिजर्वेशन आप हटा देंगे? उसके बारे में आपने क्या बताया? बताइए आप। तो उन्होंने डिबेट में आना ही बंद कर दिया। लेकिन मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो ये लाए तो सही, यही तो पॉइंट। मान लीजिए अगर ये ले आए, मोटा मोटा तो ऊपरी तौर पे देखिए, समाज के अंदर में वो ड्राफ्ट लाएं। ये देश है, देश लोकतंत्र से और संविधान से चलता है। संविधान चलेगा ना। ऐसा तो है नहीं आज मेरा मन हुआ आज 2000 के नोट चालू, कल मेरा मन होगा 2000 के नोट बंद। ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना, देश संविधान से चलेगा। आप लाइए, पार्लियामेंट के पटल पे रखिए, विपक्ष से बात कीजिए, हम ये चीज लेके आए हैं। विपक्ष का भी उतना ही अधिकार है जितना सत्ता पक्ष का अधिकार इस देश के ऊपर में। विपक्ष को भी जनता नहीं चुना है। तो आप किसान बिल में आप विपक्ष चिल्लाता रह गया, मेरी बात सुन लीजिए प्रभु, मेरी बात सुनिए प्रभु। लोग चिल्लाते रह गए, वहां पीटते रह गए, लेकिन अब हाथ पीटते पीटते रह गए, उन्होंने बिल पास कर दिया। अंततः वो 1 साल तक किसान धरने पे बैठे। कितना नुकसान हुआ जान माल का, उतने नुकसान के बाद में आपने बिल वापस किया, तो तभी आप विपक्ष की बात सुन लेते। ये सवाल उस समय भी आप लोग पूछ रहे थे, किसान बिल पे आप क्यों नहीं चाहते, किसान को आप आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते, तब भी यही बता रहे थे कि आप किसान बिल पास तो कर देंगे बाद में। इसीलिए आप लाइए पार्लियामेंट के अंदर में यूसीसी, लाइए ना पार्लियामेंट के अंदर में, चर्चा कराइए। ये डिबेट में चर्चा करने से यूसीसी पास नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे, आप मेरा सवाल, आप मेरा भी सवाल नहीं सुन रहे। ये बॉल है, अरे सुन, मेरी बात तो, ये बॉल आपको दे दी गई है, अब बॉल हवा में है। भाई पार्लियामेंट में आप पटल पे रखिए ना, चर्चा होगी उसके ऊपर में, और कोई भी बिल अच्छा होता है तो पार्लियामेंट पास करती है। यानी अगर आपको लगता है कि वो अगर विपक्ष सबके को हित में होगा, सबके हित में होगा, विपक्ष को तो पार्लियामेंट है ना। पार्लियामेंट किस लिए है भाई? हमारे ये हमारा जो स्टूडियो थोड़ी है। नहीं, स्टूडियो में डिस्कशन होते हैं सर, इसलिए डिस्कशन होते हैं, उन पॉइंट पे डिस्कशन किया जाता है जिस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। हमारे आपके डिस्कस करने से ना यूसीसी बनने वाली है, मतलब ना अगर गोवा में कानून बदलने वाला। सुनिए, हम इसलिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर आप ला रहे तो आप एक हमें दो तो सही, कुछ पेपर तो हाथ में हो हमारे आपके, बोले कि आप बताइए आपका पॉइंट। मैं तो बोल रहा हूं आप लाओ तो सही। गोवा में कैसे करो? अगर मतलब अच्छा हुआ, अगर लगता है अनुराग भदौरिया को, तो आप सपोर्ट करेंगे। मैं बस ये पूछ रही हूं। पार्लियामेंट उसको लगेगा, पार्लियामेंट को कोई चीज अच्छी पार्लियामेंट में होगी। पहले आप अपना पॉइंट तो रखिए। आपने कुछ लाया नहीं, हमसे कह रहे हैं यार ये मकान कैसा है बताना जरा। अब मकान है नहीं, वहां जमीन है, अब आप कह रहे नहीं मकान कैसा बनेगा इस पे।
अरे भाई जमीन खाली पड़ी है, वो भी बंजर है, अब हम कैसे बता दें इसमें मकान लेकिन कैसा सर मैं बनेगा? आप ही की बात को एक एग्जांपल के साथ पूरी करूंगी। आपने कहा मकान बनेगा और जमीन पड़ी है, हम कैसे बता दें? हर मकान बनने से पहले सर एक प्लॉट तैयार होता है, तो ड्राफ्ट उन्होंने तैयार नहीं होता किया है। ना ड्राफ्ट। अब इतनी देर से मैं आ गए ना मेरी बात पे, वही मैंने अब आपसे जवाब कहा। मिल गया आपको, अब मिल गया जवाब। सर मैं ड्राफ्ट बताऊं, लाइए। अभी कविता ने क्योंकि मंदिर मस्जिद से मामला शुरू कर दिया, इसलिए आप थोड़े से मुझे लग रहा है आप अरे प्लॉट मंदिर मंदिर से क्यों? हाँ मंदिर उसको से छोड़ क्या? दीजिए। मैंने अरे तो आपसे पूछ रहा हूं, ड्राफ्ट लाइए तो सही, आप ही तो कह रहे हैं चलिए, ड्राफ्ट मंदिर लाओ। मस्जिद से जुड़ी बात हुई है, आप इसीलिए अब- आप कह रहे हैं, अब मंदिर दूसरा में कहाँ पहुंच गए? जी, 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 कविता बिल्कुल। दूसरा मैं आपसे सवाल ही मंदिर जानना मस्जिद चाहती से हूँ, एक बीजेपी सेकंड, वाले कविता एक सेकंड, मंदिर मस्जिद से जुड़ा दूसरा सवाल मत पूछना क्योंकि ट्रैक दूसरा हो गया है, ट्रैक दूसरा चलिए, हो मुझे गया। लगता है उससे जुड़ा डायरेक्ट तो नहीं है, मैं थोड़ा इधर अच्छा से आपको जा जनता सकते हैं। से, जनता का कोई सवाल आपके पास नहीं है? नहीं नहीं, देखिए मैं धर्म से जुड़े आपसे हाँ, सवाल पूछ नहीं, रही थी। जनता से जुड़ा कौन सा सवाल बताइए? भाजपा ये आपसे भाजपा आरोप लगाती है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो समाजवादी पार्टी कहती है कि ये तो हमने किया है। अभी आपने कहा कि हमने ये किया, हम तो ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। अब भाजपा कह रही है, अब कल को आप ये भी बोलेंगे कि राम मंदिर भी हमने बनवाया है। मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है कहना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करना कुछ नहीं है, वो हमारे आपको मुद्दों को भटकाना है। बस मैंने अभी बोला ना, जनता के मुद्दों से कैसे आपका ध्यान भटके, कैसे जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो, इसी पे वो लगी रहती है। जनता की समस्या, कभी बीजेपी गांव में जा रही है? जाके देखिए, एक एक लोग कितने एक एक रुपए के लिए परेशान हैं, रुपए देखने के लिए तरस रहे हैं, उनकी परेशानियां सोचिए आप। कितने लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई रुकवा दी है, क्या कभी उस पर चर्चा होगी? ये चर्चा का विषय नहीं है क्या कि हमारे देश के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको उनको समय से खाना पूरा नसीब नहीं होना? जाइए तो सही गरीबी। आप तो तब होता ना जब हर आदमी खुशहाल हो जाता और खुशहाल आदमी चिल्ला रहा होता। बात उस पे चर्चा क्यों नहीं होना चाहती आदमी? एक माँ के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होगी? एक माँ जो बच्चे को पाल के बड़ा करती है, सपना देखती है बच्चा की नौकरी लग जाएगी तो मेरे लिए साड़ी लेके आएगा, हमें खुशहाली मिलेगी, बच्चा माँ एक ही साथ रह रहे हैं, वो इस बात से परेशान है कि मैं माँ की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, कि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। और माँ अपनी चिंता इस बात की कि वो बेटा से कह नहीं पा रही कि बेटा आप बेरोजगार हो, कहेगी तो बेटे को दर्द होगा। और किस कसम जीते हैं, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि बाप भी रोजगार, बेटा भी बेरोजगार। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि घर के अंदर बाप बेरोजगार पहले से था, अब बेटा भी बेरोजगार हो गया। तो इस पे चर्चा नहीं होगी कभी? ये स्टोरी नहीं चलेंगी कभी? नहीं ये स्टोरी चलेंगी। नहीं आएंगी कभी? कौन कौन स्टोरी आती है जिस स्टोरी का जनता से कोई लेना देना नहीं, सरोकार नहीं जनता से, वो स्टोरियां चलेंगी। लेकिन जिनसे डायरेक्ट जनता का सरोकार है, डायरेक्ट जनता जिससे परेशान है, उसमें कोई चर्चा नहीं। मैं तो कह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, एक टमाटर पे क्या चर्चा हुई? जब हमने इस बात को कहा तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं बारिश का मौसम है इसलिए महंगी हो गई। मैं पूछता हूं, जब कोई सवाल में पूछो, उनके पास एक अच्छा सा एक्सक्यूज होता है। अर्थव्यवस्था बोलेंगे तो पूरे विश्व की गड़बड़ है, तो हमारी भी है। तो ये बताइए, जब सब कुछ आपका कंडीशनल है तो फिर आप क्यों सत्ता में? बारिश होगी तो सब्जी और जरूरत के सामान महंगे हो जाएंगे। कोविड आया तब हमको तकलीफ का सामना करना पड़ा, तब आपने कोई व्यवस्था नहीं करी। अरे कितने लोग पैदल चले बताइए, आपने लॉकडाउन लगा दिया बिना उससे पूछे। और वो लोग पैदल चले सब एक साथ कितने चले, बाद में गाड़ियां लगानी पड़ी। वो गाड़ियां पहले भी तो लग सकती थी ना। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कोविड में बाहर कहाँ निकले? फिर वो आपको ऐसा लगता है ना क्योंकि बीजेपी का है, यहाँ तो पूरी समाजवादी रोड पे थी। सर मेरा तो आपसे, तुम्हारा कोई सवाल है? मेरा आखिरी सवाल है। मेरा आखिरी सवाल के साथ फिर हम इसे खत्म करेंगे। सवाल ये है कि उनका जो सवाल एक आपने ही जगह है आपने कहा कि जनता छोड़ के। ये जो स्थितियां हैं ये बदलनी चाहिए, स्थितियां कब बदलेंगी? अगर इस स्थिति को बदलने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ आ रहा है, मैं तो कहूं मान लीजिए विपक्ष की जीत हो जाती है लोकसभा चुनावों में, फिर पीएम कैंडिडेट को लेकर आपको नहीं लगता आपस में लड़ाई होगी? देखिए, वो यही मैं आपसे कह रहा था, विपक्ष में लोकतंत्र है, सत्ता पक्ष में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र उनके पास एक के नाम के बाद दूसरा नाम नहीं है। लोकतंत्र में हमारे पास क्या, कई नेता हैं। ये अच्छी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, कई नेता होते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। वहाँ लोकसभा के सदस्य चुन के आएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से जो पार्लियामेंट, जो लोकसभा के सदस्य चुन के आएंगे, वो अपना नेता लोकतांत्रिक तरीके से चुन लेंगे और जिसको सभी सदस्य मिलकर चुनेंगे वो देश का प्रधानमंत्री होगा। तो इसके पहले प्रधानमंत्री नहीं बने क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें इसलिए करती है क्योंकि उनको डर सता रहा है कि इस बार विपक्ष एक साथ नहीं हुआ है, देश की जनता एक साथ हुई है बीजेपी के खिलाफ। ये जनता का गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी इसको विपक्ष का गठबंधन गलतफहमी समझ रही है, क्योंकि ये जनता का गठबंधन है। जनता ने तय किया इस बार की भारतीय जनता पार्टी को हराना ये है। चुनाव अभी आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी हारती जा रही है। हार नहीं रही है, बुरी तरह से हार रही है हर जगह। ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी सिलसिला रुकने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसको भांप गई है, इसलिए वो माहौल को थोड़ा
तो ये चुनाव मतलब हम ये कह सकते हैं मोदी बनाम विपक्ष हो गया है, सारे विपक्षी अकेले ये मोदी को चुनाव चुनौती देने के भारतीय लिए। जनता पार्टी की जो नीत है, जो नियत है, उसके खिलाफ जनता खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। जैसे किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ खड़ा था और बाद में बिल वापस करना पड़ा। इस बार पूरी जनता उनकी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की खड़ी है। वो 2024 में हारेगी। अब ये विपक्ष का गठबंधन है या जनता का गठबंधन है, ये तो देखिए अब 24 के नतीजे बता पाएंगे जनता किसे सही मानती है और किसको चुनेगी। अब देखिए सवाल जवाब अब हम आपसे नहीं करेंगे, मुझे लगता है बहुत से सवाल हमने पूछ लिए। धर्म से पूछना था, पॉलिटिकल हो गया, आम जनमानस को लेकर भी जो सवाल थे टिके तो धर्म पे ही आप रहे, वो तो हम ले आए आपको जनता का। जी, बिल्कुल। जनता पे तो आप आना ही नहीं चाह रहे थे, समस्या तो ये है। देखिए आप जनता से जुड़े तो सारे सवाल बाहर का सामना आप कर चुके हैं। चलिए मैं और नम्रता आपसे सिर्फ एक लोगों के नाम लेंगे और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, बस एक शब्द में आप डिफाइन कर दीजिएगा। सबसे पहला नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अखिलेश यादव। देश के नेता हैं और विकास पुरुष हैं। हम उनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। अखिलेश यादव जी। ममता बनर्जी। एक शक्तिशाली महिला, निडर, ताकतवर, लड़ाकू। दिल्ली से केजरीवाल जी। एक अधिकारी और चीफ मिनिस्टर दिल्ली के। नीतीश कुमार को क्या कहेंगे आप? भले और अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे नेता हैं। भले, अच्छे व्यक्ति, अच्छे नेता। मैं इतना उनके बारे में जानता हूँ। मायावती जी। वो भी देश की एक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और जाहिर सी बात, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कोई महिला होगी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को उस समय, इस समय जब भी कोई महिला अच्छा करती है तो हम लोग हमेशा से हर महिला का सम्मान करते हैं। अब मैं एक नाम पूछती हूँ, अनुपमा राग। एक बहुत ही सच्ची और ईमानदार, सच्ची और ईमानदार व्यक्ति। अनुपमा राग अनुराग भदौरिया की पत्नी है और बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर हैं और बहुत सारी फील्ड्स में हमने उनको काम करते हुए देखा है। मुझे लगा एक थोड़ी सी मुस्कान आएगी, एक हस्बैंड के तौर पर आप थोड़ा सा शर्माएंगे। आपने तो बेबाकी से एकदम जैसे मायावती का लिया नाम, अखिलेश का लिया, ऐसे ही। क्योंकि वो हम उनको जानते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी, उनको पता है कि जिंदगी चूँकि मुझसे अच्छी तरह कौन जानेगा कि वो कहते हैं ना, एकदम सच्ची और ईमानदार अपने काम में, और झूठ सच से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, हमारे जो राजनीतिक लाइफ है उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हमारी राजनीतिक लाइफ से उनको तकलीफ़ ज़रूर होती है, हम उनको तकलीफ़ तो हमसे उनको मिलती है। कभी राजनीतिक में रहने के नाते में खुशियाँ तो उन्होंने कम दे पाता हूँ, तकलीफ़ ज़्यादा हमारी वजह से मिल जाती है। जब आप पे सवाल उठाते विरोधी तो वो कैसे मैनेज कर पाती हैं? वो राजनीति में देखती नहीं ना टीवी और सब, हमारी राजनीतिक से उनको कोई मतलब ही नहीं होता है और ना इस बारे में हम लोग कभी चर्चा करते हैं। जब उनके साथ बैठते हैं तो वो अपने संगीत की चर्चा करेंगी, अपने घर की चर्चा करेंगी, तो राजनीतिक चर्चा हम दोनों के बीच में कभी होती नहीं है। व्यक्तिगत चर्चाएं होती है। अब जाहिर सी बात है, कोई किसी की पत्नी और पति होते हैं तो उनके दुख सुख में तो सभी एक दूसरे के साथ देते हैं। तो मैंने कहा ना, मेरी वजह से उनको तकलीफ मिलती है, खुशियां कम मिलती हैं। सर पति पत्नी में ये सब लगा रहता है, नहीं, चाहे मेरी राजनीतिक वजह तौर से, पर हो। हाँ, जो हाँ, मेरे लगा राजनीतिक रहता में रहने की वजह से उनको तकलीफ ज्यादा मिलती है, खुशी कम दे पाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। और कविता, कोई आखिरी सवाल? लास्ट 24 का लोकसभा चुनाव, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पे हारेगी। भविष्यवाणी करके जा रहे हैं। बहुत बड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी का जो जनता, मैंने बोला ना, जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाह रही है। जब जनता हराती है तो रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। वही जनता 2 बार योगी जी को चुन चुकी है। वही जनता कई बार कांग्रेस को चुन चुकी थी।
अब वही जनता आज है। बिल्कुल। तो देखिए, ये अनुराग भदौरिया, बेबाक अंदाज आपने देखा, सवाल तो उनको थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे, उन्होंने बेबाक वो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें तो बेबाक जवाब मिले। बहुत जबरदस्त हमें लगा बात करके। और खैर 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इनको लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयार हैं। किस तरह से तैयार हैं वो तैयारी आपने देख ली। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।